ईरानी बैंक आज ढह रहे हैं क्योंकि आयतुल्लाह के लॉकडाउन ने देशव्यापी मंदी ला दी है। ईरानियों का अपनी व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। यह वित्तीय घबराहट उनके अस्तित्व से जुड़ी है। नागरिक रिकॉर्ड स्तर पर बैंकों से पैसे निकाल रहे हैं, जिससे शासन को कठोर नियंत्रण लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह एक ईरानी क्रांति में बदलता जा रहा है। 20 क्योंकि जब लोग देश के बैंकों से विश्वास खो देते हैं तो वे देश से भी विश्वास खो देते हैं। और अगर इतिहास कोई मार्गदर्शक है तो यही तरीका है जिससे शासन गिरते हैं। पिछली रात ईरान के सबसे बड़े सरकारी बैंक माली ने रिपोर्ट्स के अनुसार विरोध प्रदर्शन के दौरान बैंक रन के बाद सभी नकद निकासी को निलंबित कर दिया है। यह महत्वपूर्ण वित्तीय अस्थिरता और देश के बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास के संकट की संभावना को दर्शाता है। लोगों को सरकार पर अपने पैसे की सुरक्षा का भरोसा नहीं है, इसलिए वे उसे निकालना चाहते हैं और सरकार कह रही है नहीं। आइए पीछे चलते हैं ताकि समझ सकें हम यहाँ कैसे पहुंचे। ये विरोध राजनीति से नहीं बल्कि इसलिए शुरू हुए क्योंकि ईरानी लोग जीवन खर्च नहीं उठा सकते थे। कीमतें हर महीने 10-20% बढ़ रही थीं, हर साल नहीं हर महीने। चावल, अंडे, खाना पकाने का तेल, दवाइयाँ, सब कुछ महंगा होता जा रहा था, जबकि वेतन ज्यों का त्यों बना हुआ था। औसत ईरानी अपनी जिंदगी को असल समय में और मुश्किल होते हुए देख रहा था और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। फिर हुकूमत ने हालात और भी ज्यादा बदतर कर दिए। सरकार ने ईरानी मुद्रा का अवमूल्यन किया, ईरानी रियाल, और उन्होंने ये जानबूझकर किया। तो सवाल उठता है, सरकार अपनी ही मुद्रा की कीमत को जानबूझकर क्यों गिराएगी? इसका जवाब भ्रष्ट अभिजात वर्ग में छुपा है जो इस हुकूमत को चलाता है। वे अपना पैसा तेल निर्यात से कमाते हैं। वे तेल डॉलर में बेचते हैं और जब वे अपनी रियाल की कीमत गिरा देते हैं तो हर डॉलर जो वे कमाते हैं अचानक उन्हें दोगुना रियाल दिला देता है। आइए इसे आसान बनाता हूं। अवमूल्यन से पहले $1 आपको 7 लाख रियाल दिलाता था। अवमूल्यन के बाद 14 लाख रियाल। सरकार ने रातों रात अपनी दौलत दोगुनी कर ली तो मुल्ला अमीर हो गए, रिवोल्यूशनरी गार्ड अमीर हो गए और जो भी तेल निर्यात से जुड़ा था वो सब अमीर हो गए। लेकिन आम ईरानी लोग वे बुरी तरह पिस गए क्योंकि जो भी चीजें वे खरीदते हैं, चावल, गेहूं, दवाइयां, कपड़े, सब कुछ विदेश से आता है और अब इन सब चीजों को आयात करने में दोगुना खर्च आता है, जिसका मतलब है कि खरीदने में भी दोगुना खर्च आता है। लोगों की बचत बेकार हो गई ताकि शासन अपनी जेबें भर सके। यह आर्थिक नीति नहीं है, यह तो चोरी है। हालात और भी खराब तब हो गए जब शासन जो अतिरिक्त पैसा कमा रहा है वह असल में जनता तक नहीं पहुंचता। वह पैसा हिजबुल्लाह को गया, वह पैसा हमास को गया और वह पैसा हूथियों को गया। ईरानी नागरिक भूखे हैं ताकि आयतुल्लाह मध्य पूर्व में अपने प्रॉक्सी युद्ध फंड कर सकें। ईरान की दुकानों की शेल्फों पर सामान भरा पड़ा है, लेकिन वर्षों के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच कोई खरीदारी नहीं कर रहा। उनके पास पैसे ही नहीं हैं। 1 लीटर खाना पकाने का तेल पहले 7,90,000 रियाल था, अब ये 1,85,00,000 हो गया है। सरकार की घोषणा के अनुसार कई वस्तुओं के दाम 50 से 100% तक बढ़ेंगे क्योंकि सामान महंगे हो रहे हैं। सभी सेवाओं की लागत भी बढ़ जाएगी। कीमतों में बढ़ोतरी का असर जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। पिछले महीने रियाल के डॉलर के मुकाबले 1.4 करोड़ तक गिरने पर ईरानियों ने सड़कों पर विरोध किया। मुद्रास्फीति और खर्च के चलते गर्मियों में रियाल ने ग्रीनबैक के मुकाबले 60% मूल्य खोया। दंगाइयों के लिए कड़ी सजा की चेतावनी देते हुए ईरानी अधिकारियों को गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने में मुश्किल हो रही है। हाल ही में उन्होंने आयातकों के लिए सब्सिडी वाले विनिमय दर को समाप्त कर दिया, जिसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना था, और अब उसकी जगह ईरानियों को सीधे भुगतान किया जा रहा है। हमने सब्सिडी को समाप्त नहीं किया है, बल्कि हमने सभी निवासियों के बैंक खातों में सब्सिडी जमा करना शुरू कर दिया है। स्वागत है। यह राशि लगभग $60, 100 अंडे या कुछ किलो चावल, चिकन खरीदने के लिए काफी है। यह ईरान के गरीबों की मदद करेगा, लेकिन नीति बदलाव से कीमतें और बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि उन्होंने देखा कि वे महंगाई पर काबू नहीं पा सकते, तो उन्होंने कहा चलो लोगों को 1 मिलियन टोमान दे देते हैं ताकि हम किसी तरह इस दबाव को झेल सकें और इसे रोक सकें। मेरा मतलब है, यह अस्थायी दर्द निवारक जैसा है। कीमतों में बढ़ोतरी देखिए। सिर्फ साल के पहले 10 दिनों में खाना पकाने के तेल की कीमत 133% बढ़ गई है, यानी सिर्फ 10 दिनों में दोगुने से भी ज्यादा। एक्स के साथ भी वही बात है। चिकन 70% बढ़ गया है, चावल 30% और मांस 16%।
सरकार खुद मान रही है कि हालात और खराब होंगे। जब वे ये कह रहे हैं तो सोचिए क्या छुपा रहे होंगे। यही वजह है कि 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और सोचिए सरकार ने इसे होने देने दिया। वे लोग खुश थे कि लोग अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपनी गलतियां भी मानी। यहाँ ईरानी राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि उन्होंने गलती की। सुनिए। मौजूदा हालात के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मौजूदा हालात के लिए लोग, कर्मचारी या छात्र जिम्मेदार नहीं हैं। मैं जिम्मेदार हूं, हम जिम्मेदार हैं। हमें अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। अगर लोग असंतुष्ट हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है, न कि अमेरिका या किसी और की। चलो अब हम उसी दिशा में चलेंगे। कहो कि हम अपने इमाम से प्यार करते हैं और वही कहते हैं। अमेरिका या किसी और को दोष देने के लिए मत देखो। हम ही हैं जिन्हें सही तरीके से सेवा करनी चाहिए ताकि लोग हमसे संतुष्ट रहें। हमें ही संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए और समस्याओं का हल निकालने का रास्ता ढूंढना चाहिए। गलती मेरी है, गलती हमारी है। वह छात्र, वह कर्मचारी, वे लोग, उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए हमें अपने काम को सुधारना चाहिए। जैसा आप जानते हैं, YouTube विरोध प्रदर्शनों की जानकारी वाले वीडियो का समर्थन नहीं करता। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा समर्थन करें, इसका हमारे लिए बहुत महत्व है। लेकिन फिर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता गया, बहुत बड़ा हो गया और फिर धीरे धीरे लोग शासन को हटाने के नारे लगाने लगे। लोगों ने खामेनेई के खिलाफ तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह बात आयतुल्लाह नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। इसीलिए विरोध को कुचलने के लिए आयतुल्लाह ने इंटरनेट बंद कर दिया। यह उनका आम तरीका है, संचार को काट दो और फिर दमन शुरू करो। लेकिन इस बार एक ऐसा असर हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जब लोग ऑनलाइन अपने बैंक खाते तक नहीं पहुंच पाते, बोक के चेक पाते, तो वे घबरा जाते हैं। जब वे अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाते तो उन्हें नहीं पता होता कि उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं। इसका मतलब है कि वे बैंक भागते हैं ताकि जितना भी कैश निकाल सकें निकाल लें। और ये सिर्फ आम लोग नहीं हैं। यही बात है जिससे शासन को डरना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीर लोग करोड़ों रुपए निकाल रहे हैं। अंदरूनी लोग जो हालात की गंभीरता जानते हैं अपने खाते खाली कर विदेश पैसा भेज रहे हैं। वे यूरोपीय देशों में वीजा के लिए भीख मांग रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार शासन के अंदरूनी लोग पूंजी बाहर जाने के कारण वीजा लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नाम भी हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष के परिवार ने ईरान से भागने के लिए फ्रांसीसी वीजा के लिए आवेदन किया है। यह वही व्यक्ति है जिसने 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध में क्रांति के लिए अपने बच्चे की बलि दो अभियान शुरू किया था। वह वही है जिसने 1989 में छात्रों के विरोध को कुचलने के लिए खामेनेई से कहा था और अब वही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जब सिस्टम चलाने वाले अपनी बाहर निकलने की योजना बनाते हैं तो आपको जरूरी बातें पता चल जाती हैं। अब मैं आपको 1969 में वापस ले जाना चाहता हूं, क्योंकि यही स्थिति पहले भी ईरान में शाह के खिलाफ हो चुकी है। उस समय तेल ही सब कुछ था। ईरान की 90% निर्यात आय तेल से आती थी। सरकार की 60% आमदनी तेल से थी। पूरा ईरानी अर्थव्यवस्था तेल पर ही चलता था। इसलिए क्रांति के दौरान तेल कर्मचारियों की हड़ताल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं थी। शाह ने सिर्फ अपनी वैधता ही नहीं खोई, बल्कि उनके पास पैसे भी खत्म हो गए। सरकार काम नहीं कर पा रही थी, सेना को वेतन नहीं मिल पा रहा था। उस वक्त ईरानी अभिजात वर्ग ने वही किया था जो वे अब कर रहे हैं। उन्होंने अपना पैसा ईरानी बैंकों से निकालकर लंदन, जिनेवा और न्यूयॉर्क भेज दिया। उन्होंने खतरे के संकेत देख लिए और भाग गए। मेरी गलती, मुझे वो मजाक करना ही था। खैर, विदेशी बैंकों ने क्रेडिट लाइनें फ्रीज कर दी, कारोबारियों ने जमा करना बंद कर दिया और पूरा वित्तीय तंत्र ठप हो गया। एक बार ऐसा हुआ तो शाह का शासन खत्म हो गया। इस्लामिक रिपब्लिक सत्ता में आई क्योंकि वित्तीय तंत्र ढह गया था और अब वे भी शायद उसी तरह खत्म हो सकते हैं। बैंक रन की सबसे खतरनाक बात यह है कि वे खुद ही अपनी भविष्यवाणी को सच कर देते हैं। अगर लोग मान लें कि कोई बैंक डूबने वाला है तो वे अपना पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और जब हर कोई एक साथ अपना पैसा निकाल लेता है तो बैंक सच में डूब जाता है। बैंक पहले स्वस्थ था, लेकिन यह सब मनोविज्ञान है। डर वही पैदा करता है जिससे लोग डरते हैं। इसका मतलब है कि एक बार सिलसिला शुरू हो जाए तो उसे रोकना मुश्किल होता है।
कोई भी सरकारी भाषण, कोई भी आपातकालीन उपाय, कोई भी सख्ती भरोसा वापस नहीं ला सकती जब वह एक बार चला जाए। और जब वित्तीय प्रणाली ठप हो जाती है तो सब कुछ ठप हो जाता है। व्यवसाय आपूर्तिकर्ताओं, नियोक्ता कर्मचारियों और सबसे अहम आयतुल्लाह के लिए सेना को वेतन नहीं दे सकते। पिछले साल सीरिया में भी ऐसी ही स्थिति थी, जब असद सैनिकों को वेतन नहीं दे सके और वे लड़ना छोड़ बैठे थे। सैनिक उस वेतन के लिए जान नहीं देंगे जो कभी आता ही नहीं है। शासन कुछ ही दिनों में ढह गया क्योंकि सेना के पास लड़ाई जारी रखने का कोई कारण नहीं था। विद्रोही ज्यादा मजबूत नहीं थे। यही स्थिति आयतुल्लाह को रात भर जगाए रखती है। ईरानी सेनाएं किसी विचारधारा के प्रति वफादार नहीं हैं। वे उस व्यवस्था के प्रति वफादार हैं जो उन्हें वेतन देती है, उन्हें ताकत देती है, उन्हें व्यापार चलाने, सामान की तस्करी करने और राजाओं की तरह जीने देती है। जिस पल वह व्यवस्था उन्हें कुछ नहीं दे पाती, उनकी वफादारी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि शासन की सेनाएं सच में लाउड स्पीकर लेकर घूम रही हैं और लोगों से कह रही हैं कि अपने कामकाज जारी रखें। वे व्यापारियों से अपने बाजार यानी अपनी दुकानें फिर से खोलने के लिए कह रहे हैं। सुनिए, इस्लामी क्रांति के उद्देश्य का समर्थन करने के लिए हम दुकानदारों और व्यापारियों से अनुरोध करते हैं कि वे जल्द से जल्द बाजार को फिर से खोलें। ऐसा करके वे क्रांति के दुश्मनों की उम्मीदों को निराशा में बदल देंगे। लेकिन अंदाजा लगाइए कि 1969 की क्रांति के सबक और कौन जानता है। ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी, वे ईरान के अंदर चल रही इस क्रांति में एक महत्वपूर्ण शख्सियत बन गए हैं और अब वे सभी से आह्वान कर रहे हैं। अब वे प्रदर्शनकारियों से कह रहे हैं कि वे सड़कों पर उतरें, शहर के केंद्र पर कब्जा करें और शासन की वित्तीय जीवन रेखा को काट दें। ये उनके शब्द हैं। वे पैसे के पीछे हैं क्योंकि युद्ध जीतने को 3 चीजें चाहिए, पैसा, पैसा, पैसा। सुनिए, पहली पुकार पर आपके निर्णायक जवाब के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम अपनी सड़कों पर मौजूदगी को और उद्देश्यपूर्ण बना दें और साथ ही वित्तीय स्रोतों को काट दें, तो हम इस्लामिक रिपब्लिक और उसके थके हुए और नाजुक दमन तंत्र को पूरी तरह घुटनों पर ला सकते हैं। इस संबंध में मैं अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों, खासकर परिवहन, तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्रों के लोगों से देशव्यापी हड़ताल शुरू करने का आह्वान करता हूं। मैं आप सभी से यह भी अनुरोध करता हूं कि आज और कल बाहर निकलें। शनिवार और रविवार 20 और 21 जनवरी इस बार शाम 6 बजे से झंडों, चित्रों और राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर अधिकार जताएं। अब हमारा लक्ष्य सिर्फ सड़कों पर उतरना नहीं, बल्कि शहर के केंद्रों पर कब्जा कर उन्हें अपने पास रखना है। आमादेगी बुराई तजखीर मराकेज शाहबा। अब यहीं पर मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो मैंने कल कमेंट्स में देखा था। लोग पूछ रहे थे, क्या इस्लामी शासन को वाकई में ईरान के अंदर समर्थन प्राप्त है? दुर्भाग्यवश इसका जवाब हाँ है। उन्हें कुछ समर्थन है, लेकिन कुल आबादी के प्रतिशत के हिसाब से बहुत कम। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ईरान 92 मिलियन लोगों का देश है। तो अगर सिर्फ 10% लोग भी इस्लामी शासन का समर्थन करते हैं तो भी इसका मतलब है 9 मिलियन लोग। और जाहिर है, मैं ये नहीं कह रहा कि 10% ईरानी शासन का समर्थन करते हैं। हमारे पास कोई पक्के आंकड़े या सर्वे नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ईरान का थोड़ा सा हिस्सा भी शासन का समर्थन करे तो ये भी बड़ी बात है। हमें याद रखना चाहिए, सरकार के पास हथियार, मशीन गन, बंदूकें और भारी मशीनरी है। और यही वजह है कि वे पहले भी विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में सक्षम रहे हैं। उनके पास पैसा, हथियार और उन कुछ प्रतिशत लोगों का समर्थन है जिन्हें इस व्यवस्था से लाभ मिलता है। समय बताएगा इस क्रांति का क्या होगा। हम बिजनेस बेसिक्स पर इसे फॉलो करेंगे। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं। मैं सैम हूं, अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की समस्या है कि हम कई ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही उनमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों। YouTube आमतौर पर हमारी वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। दरअसल पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध से जुड़े वीडियो YouTube के अनुसार डिमोनेटाइज हो गए थे। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है।
जिसे यूक्रेन वासी लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि इन सब पहलुओं को कवर करना जरूरी है, इसलिए हमने खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर शुरू किया, जिसे शुरू से खुद बनाया ताकि कोई प्रतिबंध न हो। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, बल्कि आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सारे वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।